मुख्य दरवाजे के बाहर दो लालटेन झूल रही थी, जिनकी वजह से पश्चिम महल लिखे शब्द धुंधले और अंधेरे लग रहे थे। यही वजह थी कि असली शिरीन को गलतफहमी हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि ये उसके मंगेतर का घर है, जो पश्चिम किंग की उपाधि वाला 12वां राजकुमार था। वो बिना किसी सतर्कता के अंदर चली गई और इसी कारण उसने अपनी जान गंवा दी। शिरीन उस निवास से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकली और आखिरी बार मुड़कर देखते हुए एक शैतानी मुस्कान दी। अगर उसका अंदाजा सही था तो 12वां राजकुमार शादी तोड़ने के लिए जल्दी में था, इसलिए उसने अपनी मंगेतर को वहां फंसाने के लिए इतनी घिनौनी चाल चली। असली शिरीन उस निवास में घुसते ही शेर के मुंह में गई भेड़ जैसी बन गई थी। अगर वो बच भी जाती तो उसकी इज्जत बर्बाद हो जाती, इसलिए वो आसानी से सगाई तोड़ सकता था। इस समय पूरा निवास अफरा तफरी और हलचल से भरा हुआ था। जाहिर था कि हर किसी को हुकुम सिंह की मौत के बारे में पता चल चुका था। सैनिक जल्द ही उसके पीछे पड़ने वाले थे। शिरीन बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और संयोग से तेज बारिश शुरू हो गई। शिरीन बड़बड़ाई, क्योंकि वो इस अचानक बारिश के लिए तैयार नहीं थी। सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ अंतहीन खड्ड। उसे कहीं भी छिपने के लिए कोई बड़ा पत्थर नहीं मिला। आखिरकार वो सिर्फ पहाड़ी रास्ते पर दौड़ सकती थी, क्योंकि वो इतनी कमजोर शरीर के साथ टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, जिसमें आंतरिक शक्ति भी नहीं थी। इसके अलावा उसका शरीर काफी कमजोर था, जो उसकी टेलीपोर्टेशन को प्रभावित करता। वो इस पहाड़ के भौगोलिक ढांचे से भी परिचित नहीं थी और गलती से खाई में टेलीपोर्ट होकर गिर सकती थी। पल भर में उसके शरीर पर लिपटा पतला मलमल का कपड़ा पूरी तरह भीग गया। मध्य शरद ऋतु थी और मौसम ठंडा था। ठंडी बारिश उसकी आंखें खोलने नहीं दे रही थी और वो रास्ता ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। इसके अलावा आसमान बहुत अंधेरा था और उसे अपनी दिशा का भी अंदाजा नहीं हो रहा था। उसे ये भी पता नहीं चला कि वो गलत रास्ते पर मुड़ गई है। वो एक और भी सुनसान पगडंडी की ओर चली गई। वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दौड़ चुकी थी, तब उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता और भी मुश्किल है। हालांकि पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन नीले पत्थरों वाली सड़क काफी साफ थी और वहां ज्यादा घास नहीं थी। लेकिन ये पगडंडी खरपतवार और काई से भरी हुई थी। हे भगवान, वो गलत रास्ते पर आ गई थी। जब वो वापस मुड़ने ही वाली थी, तभी उसकी नजर पास में एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। वो खुश हो गई और उसने फैसला किया कि बारिश रुकने तक गुफा में ही रुकेगी। यह गुफा पहाड़ की दरारों के बीच स्थित थी और वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गुफा जमीन से 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर थी। बिना आंतरिक शक्ति के वहां छलांग लगाना मुश्किल था। शिरीन ने आसपास देखा और उसे 2 बहुत लंबी बेलें मिल गईं। उसने एक खास गांठ बनाई और उन्हें ऊपर गुफा की ओर फेंक दिया। बेलें एक बड़े पत्थर में ठीक से अटक गईं। वो जल्दी से उन बेलों के सहारे ऊपर चढ़ गई। कुछ ही देर में वो अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच गई। तेज हवा और बारिश पहाड़ की दीवारों से टकरा रही थी और गुफा के अंदर भी घुस रही थी। गुफा काफी बड़ी और गहरी थी। शिरीन अंदर की ओर बढ़ी, हाथ में वो तलवार लिए हुए जो उसने हुकुम सिंह से ली थी। अपनी मूल यादों के अनुसार इस जंगल में काफी जंगली जानवर थे। शायद भारी बारिश के दौरान कुछ बड़े जानवर भी इस गुफा में छिपे हो सकते थे। गुफा के अंदर का हिस्सा बेहद अंधेरा था। वो लगभग 10 मीटर तक अंधेरे में चलती रही। अचानक उसका पैर एक खाली गड्ढे पर पड़ा और वो नीचे गिर गई। यह अजीब था। अभी तक तो जमीन पूरी तरह समतल थी। अचानक ये जाल कैसे बन गया? वो लुढ़कते हुए नीचे तक पहुंची और तुरंत उठ खड़ी हुई। लुढ़कते समय वो लगातार अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रही थी और भले ही उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके शरीर पर लिपटा मलमल का कपड़ा फट चुका था। नग्न वो एक बार फिर भाग निकली। वो मन ही मन गालियां दे रही थी, लेकिन साथ ही खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रही थी। अच्छा हुआ कि वो अकेली थी, नहीं तो उसे बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। उसने सिर झटका और अपनी सामान्य दृष्टि वापस पाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसका शरीर अचानक सख्त हो गया। ये गुफा पहले वाली जितनी अंधेरी नहीं थी। दीवारों पर मौजूद पत्थर नीली आभा के साथ चमक रहे थे। वो गुफा के अंदर का दृश्य मोटे तौर पर देख पा रही थी। गुफा के अंदर एक प्राचीन मंडप था और उसमें कोई बैठा हुआ था। दूरी और सीमित रोशनी के कारण शिरीन उस व्यक्ति को साफ नहीं देख पा रही थी। वो चेहरा नहीं देख सकी, बस एक धुंधली परछाई दिख रही थी। वह व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने था और उसके बाल भी सफेद थे। वो कौन था? पहाड़ का कोई छिपा हुआ महान योद्धा या कोई राक्षस? शिरीन अनजाने में ही एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। उसने अपनी सांस रोक ली और मंडप में बैठे उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगी। वह व्यक्ति काफी देर तक वहीं बैठा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। क्या वो मर चुका था या फिर ध्यान में लीन था? शिरीन ने कुछ देर इंतजार किया,
फिर धीरे धीरे सावधानी से मंडप की ओर बढ़ी। वो पास पहुंच रही थी। आखिरकार शिरीन उस व्यक्ति का चेहरा साफ देख पाई। वो स्तब्ध रह गई और फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। उसने राहत की सांस ली। वो सख्त और ठंडा था। तब उसे एहसास हुआ वो इंसान नहीं बल्कि जेड की बनी एक मूर्ति थी। वो मूर्ति के चारों ओर घूमी और चुपचाप आह भरी। मार्शल आर्ट्स की कहानी मैं द डेमी गॉड्स एंड द सेमी डेविल्स के अनुसार केदार ने एक गुफा में जेड से बनी एक सुंदर मूर्ति देखी थी। वो इतनी अद्भुत थी कि केदार खुद को रोक नहीं पाया। उसने घुटनों के बल बैठकर उसकी पूजा की और उसे फेरी नाम दिया। शिरीन को हमेशा लगता था कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, क्योंकि कोई मूर्ति इतनी अद्भुत कैसे हो सकती है। लेकिन अब जब उसने अपने सामने इस मूर्ति को देखा तो उसे वो बात अतिशयोक्ति नहीं लगी। सच में ऐसी अद्भुत मूर्ति अस्तित्व में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके सामने स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष की मूर्ति थी। उस जेड मूर्ति का रूप इतना सुंदर था कि शिरीन के पास उसे शब्दों में बयां करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नक्काशी इतनी वास्तविक लग रही थी। हर एक बारीकी को पूरी परफेक्शन के साथ तराशा गया था। यहाँ तक कि उसकी पलकें भी बेहद सटीकता से बनाई गई थीं। वो बिल्कुल एक असली इंसान जैसी लग रही थी। वो जेड मूर्ति वहाँ शांति से बैठी थी, चांद जैसी सुंदर और कमल जैसी सुरुचिपूर्ण। हालांकि वो सिर्फ एक निर्जीव वस्तु थी, लेकिन उसकी पूरी आभा इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर श्रद्धा से झुक जाए। कोई भी उसके प्रति जरा सा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शिरीन ने अपने जीवन में कभी इतनी जीवंत और वास्तविक मूर्ति नहीं देखी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर कोई उसमें प्राण फूंक दे तो वो जीवित हो उठेगी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने फिर से मूर्ति के चेहरे को छुआ। वो सख्त और ठंडी थी। जेड बेहद चिकना था। सच में वो सिर्फ एक मूर्ति थी, कोई इंसान नहीं। मूर्ति पर एक सफेद चोगा डला हुआ था। वो रेशम जितना मुलायम और मलमल जितना हल्का था, जिस पर उभरी हुई कढ़ाई की गई थी। नीली रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे उस सफेद वस्त्र पर सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे हों। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने। वह चोगा बेहद ही सुरुचिपूर्ण था। वो उस पर पूरी तरह जंच रहा था, मानो ये भगवान का दिया हुआ कोई उपहार हो। शिरीन ने अब और इंतजार नहीं किया और मूर्ति से वो सफेद चोगा उतार लिया। शुरुआत में उसे चिंता थी कि मूर्ति बहुत सख्त होगी और उससे चोगा उतारना मुश्किल होगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो चोगा काफी लचीला था और उसे उतारना बेहद आसान साबित हुआ। बाहरी परत हटाने के बाद उसे पता चला कि मूर्ति के अंदर भी कपड़ों की एक परत थी और यहाँ तक कि एक अंदरूनी अंतःवस्त्र भी था, जैसा कि वो धारावाहिकों में देखा करती थी। कारीगर वाकई बहुत प्रोफेशनल था। उसने इस मूर्ति को बिल्कुल एक असली इंसान की तरह गढ़ा था। शिरीन सोचने लगी कि क्या इस नक्काशी में पुरुष के निजी अंगों को भी शामिल किया गया होगा। अपनी जिज्ञासा को काबू में न रख पाते हुए शिरीन ने मूर्ति के पैरों के बीच उभरे हिस्से को छू लिया। सच में वो वहां मौजूद था और आकार में भी काफी बड़ा लग रहा था। उसने हल्की सी खांसी की और फिर ऊपर मूर्ति की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अंदर पहना गया वस्त्र मूर्ति के शरीर पर इतना सटीक बैठता था और उसका शरीर इतना परफेक्ट ढंग से बनाया गया था कि वह किसी इंसानी कलाकार की कारीगरी नहीं बल्कि भगवान की एक परिपूर्ण रचना जैसा प्रतीत हो रहा था। यह मूर्ति मानो सभी परफेक्ट इंसानों का संगम थी। अगर ये एक असली इंसान होता तो दुनिया की हर लड़की इसके लिए दीवानी हो जाती। सौभाग्य से यह सिर्फ एक मूर्ति ही थी। शिरीन ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाया और बोली, गॉड, मुझे माफ कर देना। तुम इतने आकर्षक लग रहे हो। क्या तुम अपने कपड़े मुझे उधार दे सकते हो? इसे आज का एक अच्छा काम समझ लेना। सिर्फ एक परत के कपड़े पहनना उसके लिए थोड़ा जोखिम भरा था, इसलिए उसने अंतः वस्त्र और अंदरूनी पैंट उतारने से पहले माफी मांग ली। लेकिन वे दोनों लचीले नहीं थे और मूर्ति जमीन पर बैठी हुई थी। कई बार कोशिश करने के बावजूद वो उन्हें निकाल नहीं पाई। जब तक वो उन्हें फाड़ न दे वो उन्हें निकाल ही नहीं सकती थी। लेकिन अगर वो उन्हें फाड़ देती तो फिर उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। हाय, रहने दो। शिष्टाचार के तौर पर उसने उन्हें न उतारने का फैसला किया। आखिरकार शिरीन ने हार मान ली और सिर्फ सफेद चोगा ही पहन लिया। वो चोगा उसके शरीर के हिसाब से काफी बड़ा था, इसलिए उसने तलवार से उसका थोड़ा हिस्सा काटा और कमर के चारों ओर बांध लिया। उसका कपड़ा बेहद मुलायम था और उसकी त्वचा पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसकी त्वचा को हल्के से छू रही हो। उसने सोचा कि वापस जाने के बाद वह इसी कपड़े से कुछ अंतःवस्त्र बना लेगी। बारिश में उसे ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वो सफेद चोगा पहना उसे गर्माहट महसूस होने लगी। क्या ही अनमोल खजाना था। वैसे आखिर किसी ने इतनी अद्भुत मूर्ति को गुफा के अंदर रखा ही क्यों होगा?
मूर्ति की कीमत तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थे। शिरीन ने पूरी गुफा में घूमकर देखा, लेकिन उसे कोई और खजाना नहीं मिला। वो सिर्फ यही मान सकती थी कि ये चोरों का खजाना नहीं था। लेकिन क्या ये कहीं और से चुराई गई कोई वस्तु हो सकती है, जिसे चोर यहाँ छोड़ गए हों, क्योंकि उनके पास इसे नष्ट करने का समय नहीं था? हाँ, यह संभव था।